नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस पर स्वागत करती हूँ। हम आज करेंगे उपसर्ग। हमने बताया था कि शब्द की 4 इकाइयाँ कौन कौन सी बताई थी कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि बाद में करेंगे, अभी हम उपसर्ग कर रहे हैं। क्या? उपसर्ग क्या है? प्रीफिक्स। उपसर्ग क्या होता है? यानी उप का मतलब क्या होता है? समीप। समीप और सर्ग सृष्टि करना। क्या? सृष्टि करना। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब उपसर्ग की बात हम बाद में करें, पहले थोड़ी सी बात हम वैसे कर लेते हैं आपसे कि भाई जैसे शब्द रचना क्या कहते हैं कि भाई जब हम वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द रचना कहते हैं। अब हमने पढ़ा था जब कि भाई वो व्युत्पत्ति के आधार पर कि कितने भेद होते हैं। जब हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद पढ़े थे, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसमें मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। क्यों? क्योंकि वह 2 शब्दों से मिलकर बनता है, योग और रूढ़ दोनों के, यानी यौगिक से भी और रूढ़ से भी, तो उसको योग रूढ़ नाम दिया क्योंकि उसमें रूढ़ शब्द भी होगा और यौगिक शब्द भी होगा। इसलिए मूलतः 2 शब्द ही होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। अब योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है क्योंकि रूढ़ के हम क्या कहते हैं? खंड नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब फिर क्या होगा कि रचना में केवल क्या रह जाते हैं? यौगिक ही रह जाते हैं क्योंकि खंड रूढ़ के तो हम टुकड़े नहीं कर सकते और योग रूढ़ जो है वो यौगिक और रूढ़ से बना है, तो इसलिए बचा क्या है? यौगिक, जिससे हम शब्द की रचना करते हैं। किससे? यौगिक से। यौगिक शब्दों की रचना हम कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से? 3 प्रकार से हम करते हैं। कितने प्रकार से करेंगे? 3 प्रकार से करते हैं। किस आधार पर? उपसर्ग से। उपसर्ग से कैसे करेंगे? यदि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई अत्यंत ले लो। अत्यंत, अब अत्यंत क्या है? यौगिक शब्द है क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। अति और अंत। अति प्लस अंत। अति प्लस अंत। अति क्या है? उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग है। और ये क्या है? अंत मूल शब्द है। मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और ये क्या है? धातु भी है। क्या है? धातु भी कह सकते हैं हम इसको। क्या है? धातु भी। और अत्यंत क्या बन गया? यौगिक शब्द। किससे? अंत के साथ अगर हमने अति उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? अत्यंत। अत्यंत। ठीक है, ये तो था आपका उपसर्ग से। अब इसमें एक और आ जाता है प्रत्यय से। क्या है? प्रत्यय से। प्रत्यय से भी नया शब्द बनता है। प्रत्यय से कि क्या बन जाएगा? जैसे हम लिख देते हैं दुकानदार, दुकानदार,
दार, लेनदार, ये तो क्या है, यौगिक शब्द हैं, क्योंकि दुकान और दार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी दार प्रत्यय है और लेन जो है वो क्या है, मूल शब्द है, और दार क्या है, प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, दुकान में दुकान प्रत्यय और दार जो है दुकान, सॉरी मूल शब्द, दुकान मूल शब्द और दार क्या होगा, प्रत्यय। ऐसे ही लेन मूल शब्द और दार क्या होगा, प्रत्यय होगा। दार क्या होगा, प्रत्यय होगा। अब एक आ जाता है समास से। किस किस से बता दिया, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। समास से भी नया शब्द बनता है, जैसे हम देख देते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब प्रति भी शब्द है और दिन भी शब्द है, प्रति भी शब्द है और दिन भी शब्द है। लेकिन अगर हम इसमें उपसर्ग में करेंगे तो प्रति जो है वो उपसर्ग लगेगा, नहीं तो क्या है, प्रति शब्द है और दिन भी क्या है, शब्द है। तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। क्या है, प्रतिदिन। क्या बन जाएगा, प्रतिदिन। ये तो थी कुछ बातें जो पिछली मतलब थोड़ी बहुत आपको समझ में आनी चाहिए थी कि, और कभी कभी जो है इन चीज़ों का पूछ भी लिया जाता है आपसे कि एग्ज़ाम में कि भाई ये किस किस आधार पर जो है वो नए शब्द बनते हैं, किस आधार पर नए शब्द बनते हैं। तो हमने बताया कि यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर हम शब्दों की रचना कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। किस किस से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी आ जाते हैं। क्या है कि कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्या बना, स्वतंत्रता। अब ये क्या है, सब क्या है, उपसर्ग। तंत्र मूल शब्द है और ता क्या है, प्रत्यय। ता क्या है, प्रत्यय है। एक शब्द और ले लेते हैं, बेईमानी। बे उपसर्ग, ईमान मूल शब्द और ई जो है वो क्या होगा, प्रत्यय। बेईमानी। अब ईमान क्या है, मूल शब्द है। ईमान क्या है, मूल शब्द है। बे उपसर्ग है और ई प्रत्यय। ठीक है, ये तो थी आपकी कुछ पीछे की बातें जिसको समझकर आप उपसर्ग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उपसर्ग आखिर होता क्या है। उपसर्ग आखिर होता क्या है भाई। उपसर्ग से जो है वो क्या लगता है कि हम शब्द के आरंभ में लगा करके, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आरंभ में लगा करके, क्या कहते हैं हम उसको, आरंभ भी कह सकते हैं। पूर्व, शब्द से पूर्व लगाकर, शब्द से पहले लगाकर, शब्द के आदि में लगाकर। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा अगर बनाए कि उपसर्ग होते क्या हैं, शब्दांश, शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश, और उनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, उनको भावार्थ की दृष्टि से उनका अर्थ अवश्य निकलता है। क्या कि स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि भावार्थ होता है, जबकि भावार्थ होता है। जैसे क्या लिखेंगे परिभाषा के, जो शब्दांश
जो शब्दांश शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का रूप बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये था उपसर्ग, यानी क्या कि जो शब्दांश शब्दों के पूर्व में लगकर जो परिवर्तन कर दे या पूर्व में लगकर रूप बदल दे शब्द का, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब हम एक इसका एग्जाम्पल जैसे हम बता देते हैं पहले, क्या कि भाई एक हमने शब्द लिया हार। क्या शब्द लिया? हार। अगर हम इसके साथ जो है वो वी उपसर्ग लगा दें, वी प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? वी क्या है? उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। और हार क्या है? मूल शब्द है। हार क्या है? मूल शब्द है। तो क्या बना? विहार। क्या बना ये? विहार। और विहार का मतलब क्या होता है? घूमना। विहार का मतलब क्या होगा? घूमना। अगर हम इसी में लगाएं प्र और हार, क्या बन जाएगा? प्र क्या है? उपसर्ग है। हार मूल शब्द है। क्या बना? प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होगा? प्रहार यानी चोट करना, प्रहार करना। क्या हो जाएगा? चोट करना। इसी में हम एक और जैसे आ उपसर्ग लगा दें, आ प्लस हार, क्या हो जाएगा? आहार। क्या हो जाएगा? आहार। आहार का मतलब क्या होगा? भोजन। भोजन। आहार का मतलब क्या हो जाएगा? भोजन। सम उपसर्ग लगा दें हम, सम प्लस हार, क्या हो जाएगा? संहार। संहार मतलब क्या होगा? विनाश। ठीक है। अलग अलग प्रकार से हमने देखा, क्या देखा कि हार में, हार का मतलब वैसे वास्तविक अर्थ तो हार का क्या होता है? पराजय होता है। अब हमने हार के साथ प्र उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार का मतलब क्या हुआ? चोट करना। हार के साथ आ उपसर्ग लगाया, आहार यानी भोजन। अब बताते हैं कि भी उपसर्ग होते कितने हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इसमें आ जाता है उर्दू, अरबी फारसी। अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग बताया, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। और एक पांचवा है आपका कि संस्कृत के उपसर्ग, लेकिन कौन से? संस्कृत के कुछ अव्यय। संस्कृत के क्या हैं? कुछ अव्यय। संस्कृत के अव्यय
जो हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं। ये 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? 22। इनकी संख्या कितनी है? 22। हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 13। इनकी संख्या 13। और उर्दू अरबी फारसी की संख्या कितनी है? 19। कितनी है? 19। बाकी ऐसे ही हैं 2 4 2 4 8 10 जितने भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन ये इनकी संख्या संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू अरबी फारसी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो आज हम आपको क्या कराएंगे? संस्कृत के उपसर्ग। आज क्या कराएंगे? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब सबसे पहले आता है, हम ले लेते हैं अति। क्या है? अति। अति का मतलब, अब मतलब नहीं, हम इसका भावार्थ बताते हैं कि भाई भावार्थ क्या होता है? अधिक। क्या होगा? अधिक। दूसरा ले लेते हैं अधि। क्या? अधि। अधि का मतलब क्या होगा? ऊपर, श्रेष्ठ। ठीक है। इसका क्या होगा? जैसे हम लगा देते हैं अति, अत्यंत, अत्यंत, अब अतिरिक्त, इसमें अधिकार, अधिगम। ठीक है। अब आपका आ जाएगा अनु। क्या? अनु। अनुसरण का मतलब पीछे। अनु यानी पीछे चलना, पीछे। अनु का मतलब क्या होगा? पीछे, या समान भी कह सकते हैं, या समान भी कह सकते हैं। जैसे अनुचर, अनुभव। इस प्रकार से क्या है? अनुचर, अनुभव। अप क्या होगा? अप। अप का मतलब क्या होगा? बुरा, हीन, नीचा। बुरा, हीन या फिर नीचा दिखाना। जैसे अपकार, अपकार, अपवाद। ठीक है। अपकार, अपवाद। अब आपका आ जाता है अभी। क्या होगा? अभी। अभी, सामने। क्या होगा? सामने, या फिर चारों ओर। पास। क्या होगा? अभिमान, अभियुक्त, छठा अव। ये ओ भी आ सकता है। अव का मतलब भी क्या होगा? अव।
इसका मतलब क्या होता है कि भाई हीन या नीच। अब हीन, नीच क्या होगा? जैसे अवसर, अवसर, अवमानना, अवमानना। सातवां क्या हो जाएगा? आ। इसका मतलब क्या होगा? तक, आ तक या समेत, या समेत। भावार्थ है ये, इसका मीनिंग नहीं है। क्या है? भावार्थ है। अब जैसे इसमें क्या आ जाएगा? आ से आगमन, आगमन, आवरण, ठीक है, आवरण, आक्रमण, उत, ऊंचा, श्रेष्ठ। क्या होगा? उत, ऊंचा, श्रेष्ठ। जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्तम, ये होगा उत्कर्ष, उत्तम। अब 9 आ जाएगा उद। उद, उद का मतलब क्या होगा? ऊपर, ऊपर। क्या होगा? ऊपर। इसका क्या होगा? उद्भव, उद्गम। अप का मतलब क्या होगा? निकट, सदृश, गौण। क्या होगा? अपकार, अपमान, अब है दुर। क्या है? दुर। अब ये दुर जो है वो हलंत है, ध्यान रखना है। बुरा, कठिन, बुरा, कठिन। जैसे दुर्जन, दुर्गम। अब अच्छा है दुष। क्या है? दुष। दुष में क्या है? हालांकि इसका मतलब भी यही है, बुरा और कठिन, बुरा और कठिन। दुष, दुस्साहस, विसर्ग, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। दुस्साहस, दुस्सह यानी दुस्सह, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। अब आएगा निर। निर, निर का मतलब क्या होगा? बिना, निषेध, बिना निषेध। क्या आ जाएगा? निषेध। यानी निरपराध, निरपराध, निर्दोष, निरपराध, निर्दोष। अब है निस। निस का, निस में भी क्या आ जाता है? निस में रहित या विपरीत, रहित
या विपरीत, क्या आ जाएगा? विपरीत। निस्सार, क्या होगा? निस्सार। निस्संदेह, निस्संदेह, ये क्या होगा? नी। नी क्या होगा? नी का मतलब भी क्या होगा? नहीं, निषेध या फिर अधिकता, क्या होगा? अधिकता, क्या हो जाएगा? अधिकता या फिर नीचे, क्या हो जाएगा? नीचे। जैसे निवारण, निवारण, निषेध, क्या होगा? निषेध। अब आपका आ जाएगा परा। परा, परा का मतलब क्या होगा? परा उल्टा, पीछे। परा उल्टा, पीछे, क्या हो जाएगा? पराजय, प्रादुर्भाव, क्या हो जाएगा? पराजय और प्रादुर्भाव। परी, परी का मतलब क्या होगा? आसपास, चारों ओर, आसपास, चारों ओर, क्या हो जाएगा? परिभ्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिक्रमण। प्रय, प्रय, प्रय का मतलब क्या होगा? अधिक, आगे, अधिक, आगे, क्या होगा? प्रहार, परमार्थ, प्रहार, परमार्थ। अब क्या होगा? प्रति, क्या? प्रति, प्रति होगा उल्टा, सामने, क्या होगा? उल्टा, सामने, क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिदिन। अब क्या आ जाएगा? भिन्न, विशेष, विचार, विभाग, क्या हो गया? विभाग, विदेश, विलोम, इस प्रकार के शब्द, क्या क्या? विभाग, विलोम, विदेश, विलोम शब्द जिसमें आ जाते हैं, देश, विदेश, विलोम शब्दों का प्रयोग वी में किया जाता है। अब है सम, क्या है? सम, सम का मतलब क्या होगा भाई? साथ, उत्तम, पूर्ण, साथ, पूर्ण, सम, संपूर्ण, क्या लिखेंगे? संपूर्ण, संस्कार, संस्कार। अब आपका लास्ट बचता है सु। सु का मतलब क्या होगा? अच्छा, अधिक,
अपेक्षा अधिक। अब इसमें क्या होगा, सूजन, 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 सुगम, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र, इस प्रकार के शब्द क्या आ जाते हैं, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके में जब जो क्वेश्चन में आ जाते हैं उसका एक दो मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो उपसर्ग के आते हैं, उपसर्ग के आते हैं। जैसे किस शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है। ओपल, वाह, क्या आ जाएगा, औदक, स, औतार, द क्या है, कुलीन, कुलीन। अब देखो इसमें पूछा क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग है। ओ पल, पल मतलब क्या होता है, क्षण। औपल कोई नहीं, मतलब बना ही नहीं है। ओ से क्या होता है, अव भी बनता है, ओ अव। ओ पल, पल समय क्षण। ओ दक, दक कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। ओ तार, इनको अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस में है और किस में नहीं है। ओ यानी अवतार, अवतार, ओ तार। कुलीन, एक प्रथमा दृष्टया तो आप ऐसे देखेंगे कि कु और लीन, लीन यानी मगन। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे हम शब्द का मीनिंग देखते हैं वैसा ही अर्थ इसके टुकड़े करने पर भी आना चाहिए। जब हम शब्द के टुकड़े करते हैं, उपसर्ग अलग करते हैं मूल शब्द से, तो वैसा का वैसा अर्थ ही जो है वो उसका आना चाहिए। किसका, शब्द का। अवतार, 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 ठीक है। अब जैसे कुलीन, अब हम देखते हैं कि भाई कुलीन, लीन यानी मगन, कु यानी बुरा, यानी बुरा मगन, ये तो कोई बना ही नहीं। वैसे कुलीन, कुलीन क्या होता है, उच्च कुल, कुल, उच्च कुल का जन्मया यानी उच्च कुल। वैसे देखते हैं अगर इसको हम देखें तो इसमें उपसर्ग है ही नहीं, कुल यानी वंश, और क्या है, इन प्रत्यय लगा हुआ है, और क्या है, इन क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि उपसर्ग है, ना कि। जैसे कुलीन शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ कुल, ऊंचा कुल। तो ऊंचा कुल क्या होगा, इसका मतलब अगर हम इसको कुलीन, कुलीन करते हैं तो इसका लीन यानी मग्न, कु यानी बुरा, तो क्या, बुरा मग्न। लेकिन ये कुलीन का अर्थ तो कुछ और ही कह रहा है। तो ऐसे अगर अलग अलग आप इनके मतलब निकाल कर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा शब्द जो है वो सही है, कौन सा शब्द सही है। आशा है आपको उपसर्ग समझ में आया होगा। इसके आगे के भाग, अभी तो हमने केवल संस्कृत के उपसर्ग ही कराए हैं, कल हिंदी के उपसर्ग कराएंगे और उर्दू और फारसी, वो सब उपसर्ग कल करवाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।